ट्यूशन फैक्ट्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग और लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ये क्लास 10th के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है, उसको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारा है, पहले हम रिसोर्स प्लानिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग में प्लानिंग क्या होता है? तो देखो, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ फॉर रिसोर्सेज। ऐसे समझो, जैसे तुम्हें कोई स्कूल का ट्रिप प्लान करते हो या खुद कहीं घूमने जाना होता है, तो पहले तुम लोग क्या करते हो कि स्ट्रेटजी बनाते हो कि मैं यहाँ जाऊँगा। मतलब तुम्हें अगर वैष्णो देवी जाना है तो तुम यहाँ से क्या जाओगे, मैं कटरा वाली ट्रेन पकड़ूंगा, फिर वहाँ से ऑटो करके मैं वैष्णो देवी के धाम पे जाऊँगा। ऐसे करके एक प्लान स्ट्रेटजी तैयार करते हो, तो उसको तुम लोग क्या कहते हो, प्लानिंग। तो सेम टू सेम हम लोग जब रिसोर्स के यूज़ के बारे में सोचते हैं कि हम लोग किसी भी रिसोर्स को कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, सिंपल। अगला पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमारे पास तो रिसोर्सेज की कमी है नहीं, तो ज़रूरत क्यों पड़ी? असल में ऐसा है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट उसके जो मतलब क्या है, वो इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से बटा हुआ है। मतलब अब तुम झारखंड उड़ीसा को देख लो, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा तुम्हें मिनरल्स मिलेंगे। राजस्थान को देख लो, वहाँ तुम्हें मिनरल्स नहीं मिलेंगे, वाटर रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ठीक, ऐसी ही कई सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलती है। तो क्या है, एक इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। एनसीईआरटी में कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तुम ऐसे समझो कि तुम एक एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तुम आराम से, मतलब तुम्हारे लिए बिल्कुल पानी सही है, जितनी मात्रा चाहिए उतनी पानी है। लेकिन एक जगह दूसरे पे तुम्हारा दोस्त, हर्ष नाम का दोस्त रहता है, उसका क्या है कि वहाँ पे पानी की कमी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तुम्हारे यहाँ से पानी उठाएगी, उसके यहाँ ट्रांसफ़र करेगी, सिंपल। तो उसके लिए क्या करती है, एक स्ट्रेटेजी तैयार करती है, एक प्लान तैयार करती है, जिसके लिए क्या है, जो रिसोर्स तुम्हारे, वाटर एक रिसोर्स था, उसका क्या था, केवल तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन था, हर्ष के पास नहीं था। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार किया, ठीक, जिसकी वजह से उसने वहाँ से तुम्हारे जो वाटर रिसोर्स है उसका ट्रांसफ़र कहाँ किया, उसने हर्ष के पास। तो यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग का यूज़ किया उसने जो वाटर रिसोर्स था उसको प्लान किया, फिर उसे हर्ष के पास भेजा। तो इसलिए इंडिया में क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट है, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो हर जगह बराबर करने के लिए कि सबको बराबर मिले, जो भी रिसोर्सेज हैं सबको बराबर मिले, इसके लिए हमने क्या किया, रिसोर्स प्लानिंग की। अब रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब ये कि हम लोग रिसोर्सेज को पहचानें कि हाँ वो रिसोर्स है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। जैसे मान लो मैंने कल एग्जांपल दिया था, जैसे कि तुम्हें पेन का, अगर मैं उसे 200 लाख डॉलर का कर दूं, उसे कोई नहीं खरीदेगा, अब वो रिसोर्स है नहीं। तो ये पहले हमें ये पता करना होता है कि वो चीज़ रिसोर्स है या नहीं। फिर उसके बाद से इन्वेंट्री क्या होता है, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। तुम लोग पबजी खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, उसमें एक आता होगा इन्वेंट्री का डब्बा, उसको खोलते होगे, उसके अंदर कई सारी चीज़ें मिलती होंगी। तो उसमें क्या होता है, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज कहने का मतलब है उसके बारे में डाटा इकट्ठा करके रखना कि उसके अंदर कौन कौन सी, उसमें क्या क्या खासियत है उसकी, क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या है, वो सारी डाटा। तो उसमें जो आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या होता है, इसको समझो। तो ऐसे समझ सकते हो कि सर्वे, जैसे तुम्हारे घर पे कई सारे सरकारी लोग आते होंगे, पूछते हैं कि तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन सर्वे वाले, जनसंख्या वाले, वो पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है। तो क्या करते हैं, वो डाटा इकट्ठा करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन। ठीक, जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास कि वो कहाँ कहाँ पे है। मतलब अगर हमें पता करना हो कि अगर हमें पता कर ले कि हाँ झारखंड में मिल गया हमें कि हाँ भाई कोयला है, अब हमें पता करना है झारखंड में कहाँ कहाँ कोयला है। चाहे ये पता करना हो, तुम किचन का एग्जाम्पल लो, तुम्हें पता है किचन में कहाँ चीनी पड़ा हुआ है और तुम्हें खाना है, तो तुम क्या करोगे पहले, और तुम्हारे पास किचन का एक नक्शा बना पड़ा, तुम उस नक्शे पे मैप करोगे, मैप आउट करोगे, इस जगह पे चीनी है, मैं वहाँ से चोरी करूँगा। तो सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले उसे मैप पे एक लोकेट करेंगे। जैसे झारखंड में अगर पता करना हमें कि हमें मिनरल्स कहाँ मिल सकते हैं, तो हम उस जगह को लोकेट करेंगे पहले मैप पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लोकेटिंग ऑन मैप, लोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन मैप। मैप से मैपिंग, तो लोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन मैप इज कॉल्ड मैपिंग, सिंपल।
अब आता है अगला क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। ये क्या होता है? ये बड़ा वर्ड लग रहा है कि ये क्या होता होगा, ये क्या होता है, बहुत आसान होता है। अब हम ये पता करेंगे कि उसकी क्वालिटी है कैसी। अगर मान लो कोयला हमने निकाल लिया कि हाँ पता कर लिया झारखंड में इस जगह पे कोयला है। अब तुम जानते हो 4 तरह के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, बिटुमेन थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक। तब मान लो हमें बिटुमेन नहीं चाहिए, हमें एंथ्रासाइट मिल चाहिए क्योंकि उसकी क्वालिटी तो सबसे बढ़िया होती है। अब हम जब यहाँ पे गए हैं, क्वालिटेटिव हमने चेक किया तो वो निकला बिटुमेन। अब हमें वो चाहिए नहीं था, तो हमने क्या करेंगे? ये तो अगर मान लो हमने फैक्ट्री लगाने के बाद ये चीज़ चेक की होती तो हमारा तो बहुत सारा घाटा हो जाता। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? क्वालिटी चेक करेंगे कि वहाँ जो कोयला निकला है उसकी क्वालिटी कैसी है। और दूसरा, मान लो क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे एंथ्रासाइट 100% प्योर है, बहुत अच्छा है। अब मान लो क्वांटिटी ही कम हो गई उसकी, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? क्वांटिटी भी पता करेंगे। अब गए वहाँ पे पता निकला कि 200 किलो ही कोयला निकला, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग क्वालिटी पता कर लिया हमने उसकी अच्छी है कि नहीं, फिर उसकी क्वांटिटी पता करेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके क्वांटिटी का एस्टिमेशन पता करेंगे। हाँ भाई इतने सारे हेक्टेयर में केवल कोयला भरा पड़ा है, वो है, ठीक। अगला जो हमारा, इसके बाद भी 2 और पॉइंट्स पढ़ते हैं, हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में जो अगले 2 पॉइंट है वो है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर और दूसरा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो इस दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। देखो क्या होता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? अगर तुमने पता कर लिया कि सर्वे कर लिया, मैपिंग कर लिया, देख लिया कि हाँ भाई यहाँ पर है, अच्छा है, अच्छी क्वांटिटी में है और अच्छा मतलब जो रिसोर्स है वो काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि अब हमें करना क्या। तो हमें इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए? पहली चीज़ जो हमें चाहिए रहती है वो होता है, सॉरी असुविधा के लिए खेद है, क्या? प्रॉपर टेक्नोलॉजी। प्रॉपर टेक्नोलॉजी, ठीक। उसके बाद से हमें चाहिए रहता है प्रॉपर टेक्नोलॉजी। क्यों चाहिए? मैंने बताया कि वो रिसोर्स क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ रिसोर्स तब है जब हम उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पाएँ। तो हमारे पास अगर वो रिसोर्स लग रहा है कि हम उसे यूज कर सकते हैं तो हमारे पास उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसे एक्सेस कर पाएँ। दूसरी चीज़, हमारे पास ह्यूमन स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह्यूमन स्किल। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस वाला। यस, क्या होना चाहिए? टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होने चाहिए, यानी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। प्रॉपर टेक्नोलॉजी में बता ही चुका कि जो रिसोर्स है हम उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पाएँ, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, उसके लिए हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी को एक्सेस कौन करेगा, मतलब कौन चलाएगा उसे? तो उसे चलाने के लिए क्या चाहिए था? हमें ह्यूमन स्किल चाहिए। तो अच्छे ह्यूमन स्किल वाले, ऐसे तो नहीं, वो ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास स्किल होना चाहिए कि वो चीज़ों को कर पाएँ। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? ह्यूमन स्किल अच्छा होना चाहिए। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अब मान लो जो रिसोर्स मिला, अब हम उसे अपने इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूड ही ना करें, मतलब अब उसे हम लोगों को बताएं ही ना कि इसका यूज़ क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या होगा? वो रिसोर्स एक टाइम के बाद से ख़त्म, मतलब रहेगा लेकिन कोई यूज़ नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? उसे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे कि हम लोग उससे भी अपनी मतलब जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें उस रिसोर्स के बारे में जगह दें ताकि लोग जानें और उसका आगे और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। तो इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर में ये होता है प्रॉपर टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ठीक, ये ध्यान में रहना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर टेक्नोलॉजी किस लिए? क्योंकि हम उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पाएँ। ह्यूमन स्किल किस लिए चाहिए? ह्यूमन स्किल चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी चलाने के लिए कोई तो चाहिए, तो इंसान ही चलाएगा ना, तो उसके पास स्किल होनी चाहिए वो चलाने की, उसके पास जानकारी होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्यों? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इसलिए कि एक टाइम के बाद भी हमें यूज करना है उस चीज़ को, उस रिसोर्स को यूज़ करना है, तो हमें उस इंस्टीट्यूशंस में अपने इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस में उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसके बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा, तो लोग आगे उसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ठीक, समझ में आया? अगला है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। इससे क्या समझते हो? पूरी एक लाइन ही है और काफ़ी अच्छी लाइन है। मैचिंग विद रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। देखो क्या होता है, मान लो तुमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया कोई, ठीक, ये प्लान ये है, ठीक, ये प्लान ये तुमने बनाया, ये किस लिए है? रिसोर्स के लेकर है, ठीक। और दूसरा कंट्री में कोई और प्लान चल रहा है, कंट्री ने
अपना डेवलपमेंट प्लान बनाया, तो ये क्या है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, NDP लिख दे रहा हूँ इसको, NDP। ठीक, जो ये प्लान ये है, जो रिसोर्स वाला प्लान, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, क्या पता है जो रिसोर्स है ये नेशनल डेवलपमेंट में फिट ही ना हो, मतलब कि ये क्या हो रहा है, अनफिट। क्या हो गया ये, अनफिट। तो हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे, मतलब ये हमारे बेनिफिट में है नहीं, हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम लोग इसका यूज़ क्या करें। मतलब ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ये लोगों की भलाई के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है, बेनिफिट के लिए जो बना रहा है, उनमें तो फिट ही नहीं हो रहा है। तो यानी कि वो रिसोर्स हमारे, उसका जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के साथ क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, प्रॉपरली फिट होना चाहिए। तो ये फिट है, ठीक, तो ये प्लान ये NDP के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। समझ में आया। तो इसलिए कहा जाता है, अगर मान लो जैसे बम बनाने की बात आ गई, ठीक, तो कंट्री बम कब बनाती, जब उसे युद्ध करना हो या अपने देश को बचाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को दे दे बम बनाने के लिए, नहीं कर सकते, क्योंकि देश के अंदर ही खतरा मंडराने लगेगा। तो वो प्लान तो हमारे, वो जो प्लानिंग हुई हमारे घर के अंदर बम बनाने वाला, वो तो हमारा, मान लो हमने बम, हमारे लिए रिसोर्स है, मान लो कोई बम है, ठीक, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक रिसोर्स है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जो बॉम्ब है रिसोर्स है। हमने कह दिया कि घर घर में बॉम्ब बना, ये प्लान हमने लोगों को बना के दे दिया, सरकार ने सामने रख दिया। अब ये जो बॉम्ब बनाने वाला प्लान, ये क्या कर रहा है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान को पूरी तरह से खराब कर दे रहा है। मतलब जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसे खराब कर दे रहा है। तो ये तो अनफिट हो गया भाई, ये तो मैच ही नहीं किया नेशनल डेवलपमेंट प्लान। हमें चाहिए था लोगों का भलाई करना है, ये तो बॉम्ब भड़का के बुराई कर रहे हैं, कहीं से 40 लोग मर रहे हैं, कहीं 60 लोग मर रहे हैं, तो क्या ये अनफिट हो गया। समझ में आया। ऐसी चीज़ें तो वो जो रिसोर्स प्लान हमें करना चाहिए, जो रिसोर्सेज प्लानिंग होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक, अब हम अगले पॉइंट्स पे बढ़ेंगे कि इससे, मतलब अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले कुछ बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके स्टेट में ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं तो इसका मतलब वो कि बहुत अमीर होगा या ऐसा कुछ। कहते हो मतलब जिसके पास ज़्यादा मिनरल्स हैं, मान लो जैसे मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, वेट अ मिनट प्लीज़। हाँ, अगर मैं इसे यहाँ से थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास, एक मोमेंट के लिए, ये स्टेट है, तुम झारखंड के चीफ मिनिस्टर हो, ठीक, झारखंड के CM हो तुम, ठीक, तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे, मतलब वाटर रिसोर्सेज भी हैं, कोल भी हैं, डायमंड भी हैं, बहुत सारी चीज़, सब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक। और एक है स्टेट केरला, ठीक, ये है मान लो केरला, इसके पास क्या है, तुम्हारे पास, तुम झारखंड में हो और इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, और इसके पास क्या है, सिर्फ वाटर रिसोर्स है जो कि कोस्टल एरिया से बिलोंग करता है, वाटर रिसोर्स। तो और लेकिन ये देखो, लेकिन इसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, इसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। दूसरा इसके पास क्या है, ह्यूमन स्किल है। ठीक, ये पेन थोड़ा हल्का चल रहा है। केरला के पास क्या है, वाटर रिसोर्स है, जो कि मतलब इसके लिए हटा दो, इसकी अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक। केरला के पास टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन स्किल है। झारखंड के पास केवल मिनरल्स भरे पड़े हैं, यानी झारखंड के पास कितने क्या भरे पड़े हैं, मिनरल्स। लेकिन इसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी टेक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। कोई ह्यूमन स्किल नहीं है, HS ये भी नहीं है। तो क्या करेगा, मिनरल इसके काम का नहीं, तो केरला बोलेगा तुम ये मिनरल मुझे दे दो, मैं इस मिनरल का यूज़ करूँगा, मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है, ह्यूमन स्किल भी है, तो ये जो तुम्हारा मिनरल है इसे तुम केरला को दे दो। तो ये क्या होगा, ये जब केरला को दे देगा तो क्या होगा, यहाँ के ह्यूमन पावर लगेगा, यहाँ का डेवलपमेंट होगा, और सरकार के पास बहुत ही कम अमाउंट, यानी माइन्यूट अमाउंट में पैसा जाएगा झारखंड के पास। तो झारखंड के पास रिसोर्सेज होने के बावजूद, हर चीज़, रिसोर्स भी है, वाटर रिसोर्स भी है, सब है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ह्यूमन स्किल नहीं है, तो क्या हो रहा है, उसका मिनरल उसके लिए काम ही नहीं आ रहा है। समझा। तो रिसोर्स, और केरला के पास का ह्यूमन स्किल है, टेक्नोलॉजी है, तो ये मिनरल लेके यहाँ से निकाल रहा है, तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तुम रियलिटी में देख लो, झारखंड के पास मिनरल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सालाना कमाई उस राज्य की बहुत कम है।
और केरला की देख लो, इसकी जीडीपी यानी इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इसकी कमाई साल की बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है। ये सबसे डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग में आ रहा है। तो रीज़न क्या है कि अगर आपके पास ह्यूमन स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके प्लान करने का कोई तरीका नहीं है, तो आपका मिनरल पड़ा रह जाएगा, काम का नहीं रहेगा। जैसे झारखंड का केस है। और वहीं केरला में क्या ह्यूमन स्किल है, टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर रहा है, टूरिज्म भी है इसके पास। एक और एग्जाम्पल ले लो, इसके पास टूरिज्म भी है। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज किया, इसका जीडीपी कम है। समझ में आया? तो ये होता है चक्कर। तो इसके लिए क्या चाहिए, हर स्टेट को तुम्हारे पास अगर मिनरल है तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, उसे एक्सेस कर पाओ, ह्यूमन रिसोर्स भी होनी चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। भारत में कई सारे स्टेट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, बट उनके पास कोई मतलब ह्यूमन स्किल और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो गरीब पड़े। जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, इन सब का रिसोर्सेज रिच है। लेकिन वहीं केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को हटा दो, कर्नाटक ले लो, वहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज की कमी है, बट वो बहुत डेवलप्ड है। रीज़न क्योंकि उनके पास ह्यूमन स्किल है, टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि टेक्नोलॉजी और ये सब का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आगे वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो फिर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि रिसोर्स कब कंट्रीब्यूट कर सकता है डेवलपमेंट के पास, जब प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो। जैसे मैंने बताया था केरला और झारखंड के एग्जांपल है। मिनरल्स तो बहुत थे, लेकिन टेक्नोलॉजी केरला के पास थी, ह्यूमन स्किल केरला के पास था, तो झारखंड के काम का मिनरल रहा नहीं, तो झारखंड ने सस्ते दाम में केरला को बेच दिया। ठीक, लेकिन इंडिया के केस में कुछ और चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं रिसोर्स डेवलपमेंट में। रिसोर्स डेवलपमेंट में इंडिया में केवल ऐसा नहीं है कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हों तो आप डेवलपमेंट कर लोगे, नहीं, कुछ और एक आध और चीज़ है जो कि मैटर करती हैं। देखो, ये चीज़ तो कॉमन है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हर देश में होना चाहिए, और रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो कहाँ से करोगे डेवलपमेंट, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, अगला है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सिंपल बात, स्किल होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी होनी चाहिए, वो है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। देखो, हम लोग जो है ना कई सालों तक अंग्रेजों को गुलाम रहे, कई सारी कंट्रीज आई, कॉलोनाइज की हमें, तो हमें पता है कि हमें क्यों गुलाम बनाया गया। पहली बात, हमारी जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी डाइवर्सिटी में रिच हैं। मतलब कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ कोयला ही मिलता है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यूरेनियम से लेके, पेट्रोलियम से लेके, कोयला से लेके, हर बहुत सी एग्रीकल्चरल रिसोर्स भी देख लो काफ़ी ज़्यादा है, वाटर रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती थी, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करती थी। तो उन्होंने जिस तरह हम लोग को एक्सप्लॉइट किया, तो हमने उनसे चीज़ें सीखी। होता है ना, हिस्ट्री किस लिए होता है कि हिस्ट्री वो चीज़ें होती हैं कि उनसे हम पढ़ें तो अपने भविष्य में क्या क्या चीज़ें हम ना करें या क्या क्या चीज़ें हम करें कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब मान लो जैसे अगर ब्रिटिश हमारे कंट्री पे आते हैं, अगर वो सारे एक्सप्लॉइट नहीं करते तो शायद आज भी हम लोग मान लो जैसे हम लोग गुलाम बने, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, तो हमें उससे क्या मिला, हमने जब अपनी हिस्ट्री को दोबारा देखा तो हमें मिला कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। ब्रिटिशर्स क्या करते, अपने बेनिफिट के लिए करते थे, लेकिन हमें मिला कि हम लोग कैसे लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे जो हिस्ट्री में हुआ उसे ना दोहराया जाए। ठीक, तो ये बहुत मैटर करता है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। ठीक, तो इन केस ऑफ इंडिया एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, स्किल भी होना चाहिए। ह्यूमन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी काम की नहीं, टेक्नोलॉजी काम की नहीं तो रिसोर्स किसी काम का नहीं, और साथ में हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। अगला आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, गांधी जी ने, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती भी है, तो गांधी जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, पूरी दुनिया ये बात मानती है कि देयर इज़ एवरीथिंग, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड। सबके लिए पर्याप्त है, पृथ्वी पर सबकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, लेकिन किसी एक आदमी की लालच पूरी करने वाली इतनी चीज़ें नहीं हैं। मतलब कि अगर तुम मान लो, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक, इसको समझाने के लिए किसी एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ समझा देता हूँ। ऐसे सोचो, ये सब तो हो ही गया होगा, ठीक, ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक, इसके ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई रिसोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, कोई यहाँ पे कम है, कोई यहाँ पे ज़्यादा है, कोई कम है, कोई यहाँ पे है ही नहीं, कहीं पे यहाँ पूरा पानी भरा पड़ा है, मतलब ऐसे कुछ बटा हुआ है। तो ये सारे रिसोर्सेज अगर हम चाहें तो हम दूसरों की नीड पूरी कर सकते हैं, हम अपनी भी नीड पूरी कर सकते हैं, दूसरों की नीड पूरी कर सकते हैं। जैसे तुम्हें ज़रूरत होती है डेली 1 GB की, तुम्हें डेली ज़रूरत है 1 GB डाटा की, बट
तुम डेली 2 GB डाटा रिचार्ज कराते हो, तो मतलब तुम्हारा जो डेली यूजेज 2 GB पहुंच जाता है। तो तुम क्या करते हो, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हो जाती है उसके बाद भी तुम इसे यूज़ करते हो, तो उसे क्या तुम अपने ग्रिड, अपने कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हो। तो तुम्हारा जो डाटा है वो मान लो रिसोर्स है, ठीक। तो वो जो रिसोर्स तुम यूज़ कर रहे हो, तुम्हारी ज़रूरत थी बस 1 GB की, लेकिन तुमने यूज़ कितना किया, 2 GB, ठीक। तो बाकी 1 GB तो तुमने पढ़ाई में लगा दिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो 1 GB है जो तुम्हें कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए था अपने प्रोडक्टिव चीज़ में, तुमने वो कहाँ लगाया, मूवीज़ देखने में, वाइन्स देखने में, ये सारी चीज़ें देखने में लगाएं। तो क्या किया तुमने, अपने कंफर्ट के लिए किया। तो यही गांधी जी भी यही कहते हैं कि सबके पास नीड के लिए तो है, पृथ्वी पे इतनी चीज़ें हैं कि सबकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, बट सब एक आदमी की लालच नहीं पूरी कर सकता है। समझे बात को, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की ये पहली लाइन एनसीईआरटी ने बोली थी, एनसीईआरटी में लिखी गई है, तो मैंने बता दिया ऐसे। तो ऐसे समझो कि जो रिसोर्सेज अगर रहेंगे नहीं, अगर हम उन्हें बचा नहीं, मान लो जो हम लोग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, वो अभी हम लोग का इंडिया में जो ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है रिसोर्स से, मतलब ये बिजली का, वो ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है कोयले से। अगर कोयला ख़त्म हो जाएगा तो हमें बहुत ही जल्दी से अपने अंदर चेंज लाके हमें सोलर की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो हम लोग क्यों ना अभी से धीरे धीरे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो। इससे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बचेंगे। मैंने वो टंकी वाला एग्जाम्पल दिया था, याद ही होगा पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी कंपटीशन के हिसाब से भी, वो है लैंड रिसोर्स। तो चलिए अब उसको शुरू करते हैं। वो है लैंड रिसोर्सेज। तो पहले हम लैंड रिसोर्सेज में पहले उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। उससे पहले बीच में का हम लोग ये समझ लेते हैं इंडिया में लैंड क्लासीफाई कैसे, मतलब कहाँ कहाँ पे लैंड है, मतलब लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला है, तो इस चार्ट को देखोगे, एनसीईआरटी से मैंने ये चार्ट लिया है, तो तुम देख सकते हो कि एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो लैंड एरिया है हमारा वो 43% प्लेन है। प्लेन कहने का मतलब क्या है, प्लेन वो लैंड्स होते हैं जहाँ पर एलुवियल सॉयल होता है। एलुवियल सॉयल मतलब वहाँ की जो धरती होती है वो समतल होती है, बराबर होती है। उस रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं हमारे, पंजाब आएंगे, पंजाब, हरियाणा, ठीक, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू भी लिख दे रहा हूँ उसको। ये सारे स्टेट्स किस में पड़ते हैं, प्लेनर एरियाज़ में पड़ते हैं। और भी कुछ प्लेनर एरियाज़ पड़ते हैं, जैसे मुंबई ये भी प्लेनर एरियाज़ पास पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, तो 43 पे ये क्या होता है, बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है यहाँ की। यहाँ के जो मेन जो है ये प्लेनर एरियाज़ हैं जो देश की हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं। इसमें क्या होते हैं, यहाँ मेजर फैक्ट्रीज प्लेन एरियाज़ में लगती हैं, लोग ज़्यादातर प्लेनर एरियाज़ में ही रहते हैं, कल्टीवेशन प्लेनर एरियाज़ में ही होते हैं, ठीक। अगला है प्लेट्यूज़। प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, देखो जैसे कि ये मान लो ये पहाड़ है, ठीक। अगर मैंने ऐसे जोड़ा, ये तो पहाड़ बन गया, ये तो एकदम स्लैंट है, एकदम इसे स्लैंट है, तो ये माउंटेन है, ठीक। अगर मैंने ऐसे किया, ये ऐसे हो गए और बीच में क्या बराबर आ गया, ठीक, कुछ ऐसे, इसको ऐसे समझो, ठीक। यहाँ से स्लैंट है, बीच में बराबर, फिर से फोल्डेड है। यहाँ पे क्या, ये प्लेन आ गया, फ्लैट आ गया ना। ये क्या होता है, ऐसी ये जो होते हैं, ये इनको कहा जाता है प्लेट्यूज़। क्या होता है, फ्लैट होता है। तो जैसे हमारे इंडिया में कौन सा प्लेट्यू पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन चार्जर्स नहीं, डेक्कन प्लेट्यू। जो आईपीएल पहले से देखते हैं वो डेक्कन चार्जर्स जानते होंगे। तो डेक्कन प्लेट्यूज़, ठीक। इसमें क्या होता है, ये मिनरल रिच होते हैं, यहाँ मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनसे जो राज्य टच होते हैं वो होता है पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जो भी मिनरल रिच स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में ही पड़ते हैं, ठीक। अगला जो इंडिया का जो 30% एरिया जो कवर करता है वो होता है माउंटेन्स। अब तुम्हें पता ही है माउंटेन्स कैसे होते हैं। तो माउंटेन्स ऐसे, मतलब स्लैंट स्लोप होता है उन लोग का, बिल्कुल ऐसे फ्लैट तो होता नहीं है, बिल्कुल ऐसे। देखो जो प्लेट्यूज होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, प्लेट्यूज माउंटेन, प्लेट्यू माउंटेन, प्लेट्यू माउंटेन, सिंपल। अगला देखो, इसमें क्या होता है, ये हमारी इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, हमें कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो माउंटेन किस लिए फेमस सबसे ज़्यादा होता है, टूरिज्म के लिए। वैष्णो देवी गए हो, कटरा गए हो, कश्मीर गए हो, क्या है, माउंटेनियस रीजन है। हिमाचल प्रदेश, शिमला, क्या माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा फैलता है इसकी वजह से। तो हमारे जो तीनों लैंड एरियाज उनका सबका इंपॉर्टेंस है, माउंटेन का, प्लेट्यू और प्लेन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, मिनरल रिच होता है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या होता है, मिनरल रिच, मिनरल रिच। ये क्या होता है, टूरिज्म सेक्टर में इनका बहुत अच्छा होता है,
ठीक। और यहाँ तक कि जो इंडियन माउंटेन्स है वो तो हमें डिफेंड भी करते हैं। जो साइबेरियन कोल्ड वेव्स आती हैं हमारी तरफ, जो चाइना में बहुत तबाही मचाती हैं, वो क्या करता है, हिमालय रोक देता है, तो उस तरह से हमारा डिफेंडर की तरह भी काम करता है। ठीक है, अगला आता है हम इंडिया में, मतलब दुनिया भर में या इंडिया में स्पेशली इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो पहला तो लैंड यूटिलाइज हो गया, फॉरेस्ट ने कर लिया, मतलब हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल बेसिस पे देख रहे हैं। अगर जो एग्रीकल्चर में काम नहीं होता हम लोग उसे वेस्ट लैंड कह देते हैं। तो पहला जो होता है वो मतलब पेड़ पौधों को लेकर, तो फॉरेस्ट इंडिया में 21.8% क्या है, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। 21.8% क्या है, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। ठीक, ये हमारी इकोलॉजी के, जो हमारी इकोलॉजी है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसका बैलेंस बनाने रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो फॉरेस्ट। फिर से आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कल्टीवेशन तो जानते हो खेती, तो जो लैंड खेती के लिए अवेलेबल नहीं है उसमें दो टाइप होते हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड। दूसरा होता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, और भी बहुत कुछ, मतलब रोड्स दोबारा मैंने लिख दिया, सॉरी, और भी बहुत कुछ, फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज बना के। तो बैरन लैंड क्या होता है, जो ज़मीन बंजर हो गई, यानी उस ज़मीन का अब कोई काम नहीं है, मतलब वहाँ पे अब खेती हो ही नहीं सकती है। राजस्थान के कई इलाके बैरन लैंड्स है, तो क्या होता है, वेस्ट लैंड हो जाता है, बर्बाद पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे तुम फैक्ट्रीज लगा लो, जो करना है करो, वो कल्टीवेशन में काम नहीं आता। एक कुछ ज़मीन ऐसे होती हैं, जैसे तुम्हारे गाँव में रोड गया होगा, तुम्हारे गाँव में रहते हो या गाँव से बिलोंग करते हो, तुम्हारा घर गाँव में पड़ता है, तुम देखो गाँव में रोड गया रहता है, तो ऐसा तो होता नहीं कि जिस ज़मीन से निकालते हो वेस्ट लैंड होता है या बैरन लैंड होता है, नहीं, वो एग्रीकल्चरल लैंड की भी होता है, लेकिन उस पर से रोड निकालते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो किस केस में, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, तो उसमें नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये उसी कैटेगरी में आ गया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर, अब रोड पे तो खेती करोगे नहीं, तो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन हो गया। अगला है तुम्हारा अदर अनकल्टिवेटेड। इसके अलावा और कौन कौन से अनकल्टिवेटेड लैंड्स आते हैं, इसमें देखो मैंने फैलो लैंड्स इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बैरन एंड वेस्ट लैंड में मैंने फैलो लैंड इंक्लूड नहीं किया है। फैलो लैंड्स होते हैं उनके काम होते हैं कुछ, वो मैं बताऊंगा फैलो लैंड्स होते क्या हैं उसके बारे में जब हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। थर्ड पॉइंट में अदर अनकल्टिवेटेड है, परमानेंट पास्चर्स या ग्रेजिंग एरिया। इसमें क्या होता है, जैसे शहरों के बाहर पास्चर्स बनाए जाते हैं, जिसमें लोग, शहर में जो लोग डेयरी पालते हैं वो आप अपनी गायों को ले चरा सकते हैं। गांव के बाहर भी पास्चर्स एरिया होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं। ये सब क्या होता है, यहाँ पर घास होती है, यहाँ पर चराया जाता है, ये तो कल्टीवेशन में काम तो आते नहीं हैं। फिर लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, एक ही में ट्री क्रॉप ग्रुप्स एक ही में है। ट्री क्रॉप ग्रुप्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो वहाँ का लैंड है, वहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं या ऐसे ऐसे बुशेज हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जिनको निकालोगे तो हमारा ही घाटा है, तो हम लोग उन्हें कल्टीवेट कर नहीं सकते, उस लैंड को, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ही बस पड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है। तो मतलब हम लोग वहाँ निकालेंगे तो हम लोग का पैसा भी ज़्यादा लगेगा और फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं है। तो वो सारे लैंड्स अंडर अदर ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स तो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगला है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। ये क्या होता है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, हमने पढ़ा वेस्ट लैंड यहाँ पे कि बर्बाद पड़ा हुआ ज़मीन, अब ये कल्टिवेबल वेस्ट लैंड क्या होता है। देखो पहला कल्ट्रू मिल रहा है, तुमको कल्ट मिला यहाँ पे और तुमको यहाँ भी कल्ट मिला, दो जगह कल्ट मिले, तो इसका मतलब क्या कि ये जो वेस्ट लैंड है ये 5 साल से ज़्यादा हो गया है इस पर खेती की है, यानी नॉट कल्टिवेटेड, यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, वो क्या हो गया, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। मतलब यहाँ पे पहले खेती होती थी 5 साल पहले भैया, अब यहाँ पे खेती नहीं होती है, तो मतलब अब क्या हो गया, ये कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, सिंपल। ठीक, अगला है हमारा फैलो लैंड्स। फैलो लैंड क्या होता है, अब देखो फैलो लैंड मैंने बोला था कि इसमें मैंने फैलो लैंड इंक्लूड नहीं किया। अब फैलो लैंड में क्या होता है, देखो भारत में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैन्योर्स नहीं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है। तो क्या करते हैं कितने किसान अपने, मतलब उनकी खेत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, तो एक क्रॉप सीजन, जैसे मान लो अभी चावल बोया तो गेहूं के लिए वो पूरा छोड़ देते हैं, एक एग्रीकल्चरल ईयर के लिए 1 साल के लिए खेत को ऐसे ही खाली छोड़ दिया, उस पर कुछ नहीं लगाया। तो जो लैंड 1 साल के लिए छोड़े जाते हैं खाली, मतलब नॉट कल्टिवेटेड फॉर, मतलब नॉट कल्टिवेटेड, नॉट का साइन ये है, सॉरी ये तो 5 हो गया, नॉट लिख ही देता हूँ। तो नॉट कल्टिवेटेड फॉर 1 year, वो क्या होता है, करंट फैलो होता है। मतलब जो लैंड 1 साल से कल्टीवेटेड नहीं किया गया, मतलब 1 साल छोड़ के फिर से कल्टीवेट किया गया, फिर 1 साल छोड़ा गया, फिर 1 साल कल्टीवेट किया गया, एक साल अल्टरनेट ईयर चलते गए, वो क्या होगा, हमारे करंट फैलो।
फिर आता अदर देन करंट फैलो। ये क्या होता है भैया? देखो करंट फैलो यानी इसके अलावा जो फैलो लैंड्स है वो क्या, मतलब कि वो लैंड जो 1 साल से यानी 1 to 5 ईयर्स, 1 साल से 5 साल तक उसमें खेती नहीं हुई, मतलब 2-3 साल बाद तुम फिर से खेती करो, 2 साल के लिए छोड़ दिया, 3 साल के लिए छोड़ दिया, मन मर्जी जब मन किया तब खेती किया, छोड़ दिया, 2-3 साल तक ऐसे किया, फिर खेती किया, लेकिन कल्टीवेशन करते हो या तुम उस पर खेती करते हो, हल चलाते हो, 2 साल 3 साल बाद आते हो अपने शहर से, हल चलाते हो, फिर चले जाते हो, तो क्या हो गया अदर देन करंट फैलो। लेकिन वो फैलो लैंड्स में, वेस्ट लैंड नहीं है, वो फैलो लैंड है, तुम उसे कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हो। अगला है नेट सोन एरिया। ये क्या होता है भैया? देखो भैया नेट सोन एरिया ये होता है जितने एरिया में हमने खेती की, जितने एरिया में हमने बीज बोया, जितने एरिया में हमने फसल उगाया, वो एरिया होगा हमारा नेट सोन एरिया। ठीक है, नेट सोन एरिया क्या, जितने एरिया में हमने कवर किया, फसल उगी है उसे काटा, हमने प्रोडक्शन किया, प्रॉफिट मिला, वो एरिया क्या हमारा नेट सोन एरिया। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो ये हमारा हुआ लैंड रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस और यूटिलाइजेशन कंप्लीट। अभी हम थोड़े दूर और आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि इंडिया में लैंड कैसे यूटिलाइज होता है, नेट सोन एरिया को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वेट करो, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लैंड का यूटिलाइजेशन देख लिया, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न भी देख लिया। अब हम समझते हैं कि लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो हमारे जो 95% इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हमारे लैंड पे होती है। बाकी जो 5% है वो उसमें का कुछ परसेंट, मैक्सिमम पार्ट 4.8% मान लो, वो हमारा होता है वाटर रिसोर्स है, और 0.2% स्पेस में। तो हमारा लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, रिसोर्स और भी चीज़ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर यहीं पर है, ठीक, एग्रीकल्चर भी यहीं पर है, हमारा शेल्टर भी यहीं पर है, ठीक, मतलब रहने खाना भी कहा गया ना, रोटी कपड़ा और मकान, तीनों तो हमें लैंड से ही मिलता है। तो क्या है हमारे लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, लैंड रिसोर्स है। तो इंडिया में उसके पैटर्न कुछ ऐसे हैं कि इंडिया का जो पूरा लैंड एरिया है वो क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा। उसका जो लैंड डाटा अवेलेबल लैंड डाटा हम लोग के पास, वो 93% लैंड डाटा है, मतलब इसको हम लोग रिपोर्टेड एरिया पे कहते हैं। देखो ऐसा क्यों है, मैं समझाता हूँ। अवेलेबल लैंड डाटा क्या, लैंड डाटा यहाँ पे लिखा है, अवेलेबल लैंड नहीं लिखा हुआ। हमारे पास जो अवेलेबल लैंड तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से कितने % ऑफ लैंड के पास, लैंड का डाटा हमारे पास है, तो होता है अवेलेबल लैंड डाटा। वो कितना हमारे पास 93% है। 93% क्यों है, पूरा देश हमारा, तो हमारे पास 100% होना चाहिए। अब समझाता हूँ। ये जो जम्मू कश्मीर है, सॉरी मान लेते JNK लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते पूरा एक जम्मू कश्मीर है, ठीक, ये जम्मू कश्मीर है हमारा। इसका क्या है, इधर का कुछ पार्ट POK है, ठीक, इधर का कुछ पार्ट COK है। COK बोलते चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहाँ पे क्या है, इंडिया है, ठीक। तो ये जो लैंड एरिया है हमारे पास रिपोर्ट नहीं है इसका कि यहाँ पे रिसोर्सेज कैसी हैं या अवेलेबिलिटी कैसी है। ये और कुछ पार्ट मान लो, ये असम का जो कुछ पार्ट है, ये मान लो असम है, ये मान लो असम है तुम्हारा, ठीक, ये असम है। असम में क्या है कि जो इसके बाउंड्री वाले रीजन्स है, ये वाले रीजन्स, इनके बारे में भी हमें पूरी जानकारी नहीं है। और भी कुछ छोटे छोटे कोस्टल एरियाज़ हैं जिनके बारे में हमारे पास पूरा रिपोर्ट नहीं है। तो हम लोग इसलिए कहते हैं अवेलेबल लैंड डाटा हमारे पास क्या है, 93% है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड एरिया में कहते हैं, ठीक। और NSA बोले तो नेट सोन एरिया जो है हमारा, जो नेट सोन एरिया है उसका 54, मतलब इस रिपोर्टेड एरिया का 93% का 54% जो है हमारे पास रिपोर्टेड एरिया है। यानी कि अगर इसका मान लो 93% तुम्हारा 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 54% हमारा क्या है, नेट सोन एरिया है। इतने एरिया में हम खेती करते हैं, ठीक। और इसके कई सारे वेरिएशन हैं। इसके वेरिएशन ऐसे हैं कि देखो इंडिया जो है वो कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक, कहीं पे जाओगे प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं पे जाओगे वाटर रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे हैं। तो ऐसे समझो कि ऐसे ना एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा है। पंजाब और हरियाणा में जाओगे तो वहाँ के लैंड का 80% जो यूज़ होता है वो केवल एग्रीकल्चर में होता है,
यानी नेट जोन एरिया में आता है। असम अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो वहाँ 10% यूज़ होता है, तो इसमें भी वेरिएशन है। तो इसी वजह से ये भी जो है, ये क्या होता है, ये भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेट बटा हुआ है। कहीं लोग ज़्यादा लैंड पे काम करते हैं, बिहार यूपी झारखंड, बिहार यूपी हरियाणा पंजाब, ये सब क्या कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश असम कर्नाटक ये सब में खेती थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे नेट एरिया क्या है, नेट जोन एरिया कम है। और अगला जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है वो होता है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, ऐसे समझो कि जो ये फॉरेस्ट एरिया है, ये हमारे जंगल का जितना एरिया हमारे जंगलों ने घेरा हुआ है, या जंगल हमारे देश में जितना एरिया पे जंगल है वो हमारा फॉरेस्ट एरिया है। तो हमें अपने, तुम जानती हो फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प कर रखते हैं, कि हमारे जो इकोसिस्टम उसे बनाए रखने में हेल्प करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब लाखों फ़ायदे हैं। तो लेकिन हमें जो अपने जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए जितना परसेंट हमें चाहिए, यानी डिज़ायर्ड कितना 33% एरिया, इंडिया का 33% एरिया किससे कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट से। लेकिन अभी रियल स्टेटस ये है कि वे 21.8% ही कवर्ड है। ठीक, ये आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसमें 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, जिसमें ये बात कहा गया था कि इंडिया में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए 33% हमें फॉरेस्ट एरिया की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी हम लोग 1952 के बाद से अब तक हो गए, लगभग 70 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग अब तक 21.8% पर ही पहुंच पाए हैं, 33% पे नहीं पहुंच पाए। हम लोग इससे अभी काफ़ी दूर हैं। मतलब 33% कहने का मतलब इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 1/3 एरिया हमें फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। अगला पॉइंट होगा हमारा लैंड कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन। काफ़ी आसान सा है, आप लोग भी चाहते हैं NCERT से पढ़ सकते हैं, ठीक, लेकिन मैं इसे छोटे टर्म में अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस 2 मिनट। तो आज हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे पहुँच चुके हैं, वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। देखो, लैंड डिग्रेड कब होता है, जब हम उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, मतलब एक्सप्लॉइट करने के बाद ऐसा कर दे कि उसका आगे काम ही ना हो पाए, तो क्या लैंड डिग्रेड कर गया, ख़राब हो गया पूरी तरह से। तो उसके मेजर कारण जो हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। पहला, जंगलों का कटाई, जंगलों को बड़े लेवल पे काटा जाता है ताकि लैंड खाली हो पाए, वहाँ पे हम फैक्ट्री लगा पाएँ और पॉल्यूशन फैला पाएँ। तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, उसी वही कारण है, फॉरेस्ट का कटना मतलब पॉल्यूशन का बढ़ना, और वो हम उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसका जो सॉल्यूशन है सामने लिखा हुआ है, पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, सॉल्यूशन इसका आमने सामने। माइनिंग, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। झारखंड, उड़ीसा और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। उनका क्या होता है कि वो मिनरल्स तो वहाँ मिल जाते हैं, वहाँ खुदाई होती है, वहाँ की ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खुदाई के बाद से वो ज़मीन एबंडन पड़े रहते हैं, भरे नहीं जाते हैं, या भरे जाते हैं तो अच्छे से नहीं भरे जाते हैं। तो क्या होता है, वो ज़मीन खाली पड़े हैं, वैकेंट पड़े हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़मीन धूल आके इकट्ठा होगी और बहुत सारे, तो वो क्या लैंड डिग्रेड पड़ जाता है, उसे हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो क्या लैंड डिग्रेड हो गया, लैंड खराब हो गया, नहीं हमने लैंड वेस्ट कर दिया, वो वाला। एक होता है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। तो देखो, माइनिंग और रिलीज ऑफ डस्ट फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्री, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग कॉज होता है। मैंने इसको बीच में इसे लिखा है, इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों की वजह से ये वाटर लॉगिंग क्रिएट होता है। क्या होता है, माइनिंग करके तुमने छोड़ दिया, अब गड्ढा छूट गया, वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वो सॉइल की अल्कैनिटी यानी क्षारता को बढ़ाता है। यानी कि देखो, सॉइल का ना कुछ pH लेवल होता है, उतना मेंटेन रहेगा तो उस पर अच्छी उपजाऊ ज़मीन होगी, वो अच्छे से होगा, उस पर हम लोग कोई भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब उसका एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हम ज़मीन अब कुछ करने लायक नहीं रहेगी। तो रीज़न ये होता है कि जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो या तो वो वाटर का उसका pH बदल देते हैं, यानी उसका या तो बहुत बेसिक बना देगा या तो बहुत एसिडिक बना देगा। बहुत एसिडिक बनाने का मतलब कि वहाँ पे क्या होगा कि अब वो मतलब समझ लो तेजाब टाइप की ज़मीन हो जाएगी, तो वहाँ पे तो अब तुम खेती कर नहीं सकते हो। तो और ये कैसे हम वाटर लॉगिंग कॉज करते हैं, देखो जो डस्ट उड़ते हैं सीमेंट फैक्ट्री से, ऐसे उड़ते हवा में उड़ते उड़ते गई, ये ज़मीन पे जाके बैठेगी। तो ज़मीन पे जब बैठेगी तो क्या होता है, तुम जानते हो कि सीमेंट क्या होता है, पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है। तो जैसे पानी के कांटेक्ट में आएगा वो ज़मीन के ऊपर ढक लेगा पूरी तरह से। जैसे ज़मीन के ऊपर ढका, वहाँ पे क्या होगा, अब पानी अंदर ज़मीन के अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि ज़मीन हो गया वाटर प्रूफ। सीमेंट की वजह से क्या होगा, अब ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, ज़मीन वाटर प्रूफ हो गया। वाटर प्रूफ होने की वजह से पानी ऊपर पड़ा है, ज़मीन खराब हो रहा है, वह लैंड डिग्रेड हो रहा है। बचाने के तरीके क्या, एफॉरेस्टेशन बता दिया, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, ये भी तुम लोग जानते ही हो, शेल्टर बेल्ट में एल रहेगा यहाँ पे, तो
शेल्टर बेल्ट्स लगाना, मतलब लाइन ऑफ, मतलब ऐसे ही समझ लो पेड़ों की लाइन लगा देना। इससे क्या होगा, सॉइल कम इरोड होंगे, कम उड़ेंगे इधर उधर, लैंड कम डिग्रेड होगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड, जैसे देख तो राजस्थान हो गया और थोड़ा कुछ पंजाब का एरिया हो गया, यहाँ क्या है बहुत सारी रेतें हैं। तो इसमें क्या होता है, इन सारे रेतों पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसी हवा ही उड़ गई तो हमें इसे स्टेबलाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम थॉर्नी बुसेज या कैक्टस के प्लांट लगा सकते हैं। थॉर्नी बुसेज कटीले बुसेज होते हैं, झाड़ियाँ होती है, वो हम लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, वो सैंड को पकड़े रहेंगे, तो आंधी तूफान में वो सैंड उतना उड़ेगा नहीं, बहुत कम फर्क पड़ता, तो वहाँ का लैंड भी बच गया। दूसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो हमारे पास वेस्ट लैंड पड़ा, जो माइनिंग के बाद से वेस्ट लैंड बना, और भी कई सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर यूज़ करें। वहाँ पे हम फैक्ट्रीज लगाएं या और भी इंस्टीट्यूशंस बैठा है, उसका हम सही से यूज़ करें। तो क्या होगा, हमारा जो लैंड होगा, बाकी जगह का जो कल्टीवेशन वाला लैंड, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लैंड यूज़ होता है, वो सारे लैंड क्या होंगे, बचे रहेंगे। समझ में आया। अगला, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट टाइम्स में हुआ ये है कि हमारे देश में अचानक से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, बहुत सारा फैक्ट्रीज बढ़ी हैं, तो इससे तो लोगों को इकोनॉमी को तो फ़ायदा हुआ ही है, बट घाटा ये हो गया कि वो सारा वेस्ट लैंड में डाल देते हैं या रिवर में डाल देते हैं। तो अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, मतलब उसे ट्रीट किया जाए, वाटर वेस्ट निकला, जो भी लिक्विड वेस्ट निकला, सॉलिड वेस्ट निकला, उसे हम प्रॉपर ट्रीट करें, फिर उसे हम पानी में डालें, नदियों में डालें, तो क्या होगा, नदियाँ भी बचेंगी, हमारा सॉइल भी बचेगा और काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। तो ये सारे पॉइंट थे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन में। होप करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई हो। और इसका मैंने एनसीईआरटी वर्जन भी कुछ दिन में, 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैंने एनसीईआरटी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी बेसिस पर, तो अभी आप देखना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो या लेक्चर पूरी तरह समझ में आओ तो यार नीचे कमेंट करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मैं कुछ दिन में अपना इंस्टाग्राम लिंक भी शेयर करूँगा, जिस पर तुम पूछ सकते हो, या ट्विटर पर भी पूछ सकते हो, मतलब हम हर जगह हैं भाई, तो जहाँ मिले। और अगर अच्छा लगे, लेक्चर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रोज़ ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू।